हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। बसंत भाग 2 से हम नीलकंठ पढ़ रहे थे, जो कि महादेवी ब्रह्मा जी ने लिखा है। ये एक रेखा चित्र में लिखी गई गद्य रचना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर में क्या देखा कि लेखिका जो है एक दो मोर को लेके आती हैं, जिनको खरीद कर बुलाती हैं। और ये जो मोर थे ये पहले बहुत ही कमजोर थे, मोर जैसा इनमें कुछ था नहीं। कुछ दिन अपने कमरे में इनको पालती हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने चिड़िया घर में इन दोनों मोर और मोरनी, इसमें एक मोर था और दूसरा मोरनी, तो उनको वो वहां पर रख देती है। लेकिन उनकी चिड़ियाघर के अन्य जीव जंतु इस मोर और मोरनी को देख करके जो है एक विचित्र जो है व्यवहार उनके साथ करते हैं। एक अजनबियों को देख करके जो है सभी सन्न रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कल की क्लास में बताया था कि इन दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार के में जो है स्वाभाविक होता है। जैसे नई नई जो दुल्हन है, नई वधु है, वो घर में आती है तो हर कोई जो है परिवार में जो है उसके आगमन पर जो है एक कौतूहल सा रहता है, ये कहाँ कैसे है, कैसी है, इस तरह से। तो ऐसे ही इन दोनों ही पक्षियों को देख करके वहां जो अन्य जंतु थे, जीव जंतु थे, उनमें भी कोलाहल होने लग गया। ठीक है, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ी। वहां पर उस चिड़ियाघर में लक्का कबूतर थे, वो पहले नाचते थे, अब वो नाचना छोड़ करके दौड़ पड़ी और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लग गए। अब जो बड़े खरगोश थे वो जो है ऐसे सभ्य सभासदों के समान, जैसे कि कोई सभ्य नागरिक जो है बैठ करके किसी के बारे में जो है निरीक्षण करता है, कि है ना, जैसे गहरी सोच में वो पड़ गए हों, उसके समान वो क्रम में बैठ गए और गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसी छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि जब मैंने इन दोनों पक्षियों को यहाँ पर रखा तो मानो जो है चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे और उनकी जो कायाकल्प है वो क्रमशः वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। इल्ली जब होती है ना बेरंगी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसी इल्ली से तितली बनती है तो उसमें जो है नए नए कलर आते हैं, रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर जो है तितली हो जाती है। और आप बच्चे भी कई बार जो है तितलियों के पीछे घूमते हैं। मोर की यहाँ पर वो बात बताते हैं कि ये जो मोर है ये जब बड़ा हुआ वो उसका रूप रंग कैसा हुआ। मोर के सिर की जो कलगी है वो सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाव धुती जो है झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे जो है उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों से स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग जो है उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका जो गर्दन था वो ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दे जो है दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखते ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। अब मोरनी का विकास भी हुआ, लेकिन मोर की तरह चमत्कारिक रूप से नहीं हुआ। अपनी लेकिन फिर भी जो है वो अपनी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम स्वित पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। दोनों ही मोर और मोरनी अब जो है बड़े होने लग गए, तो ये जो है इनमें बहुत ही सुंदर जो है कलर इनमें खिल गया और अब ये दोनों ही बड़े सुंदर लगने लगे।
लेकिन यहाँ पर मोर जो है ज्यादा सुंदर, मोर में अधिक कलर होते हैं, मोरनी इतने कलर उसमें नहीं होते हैं। तो अब देखिए नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नीलकंठ। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा नीलकंठ इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। तो लेखिका ने इस मोर का नाम क्या रखा? नीलकंठ रखा, और उसकी छाया के समान रहने के कारण, क्योंकि वो हमेशा जो है, जो मोरनी थी वो हमेशा ही उस नीलकंठ, उस मोर के साथ ही रहती थी, हमेशा उसके समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया राधा। तो जो छोटे से मोर और मोरनी यहाँ लेखिका लेके आई थी, अपनी चिड़िया पहले उन्होंने कुछ दिन अपने कमरे में उनको रखा, लेकिन बाद में जो है वहां गंदगी होने लग गई, तो उन्होंने अपने चिड़िया घर में उन पक्षियों को डाल दिया। अब यहाँ पर इन दोनों के रंग रूप के अनुसार ही इनका नामकरण भी कर दिया गया। नीलकंठ मोर का नाम और राधा रखा गया मोरनी का नाम। अब इस चैप्टर का नाम नीलकंठ, यानी कि कुछ तो विशेषता होगी इस नीलकंठ में, तभी तो चैप्टर का नाम नीलकंठ रखा है। तो क्या विशेषता थी? देखिए इससे पहले उसके सौंदर्य के बारे में हमने पढ़ा, इससे पहले पैरा में, कि जो मोर था वो बहुत ही सुंदर था। ठीक है, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं। अब यहाँ पर महादेवी ब्रह्मा जी कहती हैं कि मुझे स्वयं याद नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को, यानी खुद को, चिड़िया घर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति थी, कहती है मुझे खुद याद नहीं कि ये जो नीलकंठ है इसने उस चिड़िया घर के सभी निवासियों का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है ना। तो आप देखते हैं क्लास में भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़े ही उनमें जो है एक अलग सा गुण होता है, तो उनको जो है क्लास का मॉनिटर घोषित किया जाता है, कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। तो नीलकंठ भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा लगता था कि मानो उस चिड़िया घर का वो सेनापति हो, वहां का संरक्षक हो। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित जो है कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। अब उसका क्या क्या काम था, क्यों ऐसा उन्होंने कहा? वो सवेरे ही उठ करके सब खरगोश कबूतर आदि की जो सेना है उन सबको वो एकत्र कर देता, यानी कि उनको इकट्ठा करता और उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। अब यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि वो जो मोर था, वो जो नीलकंठ था, वो सबको उस ओर ले जाता था, इकट्ठा करता था, जैसे कि मानो उसको सारी जिम्मेदारी उसको दे दी गई हो, और मानो घूम घूम कर वो सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे जो है चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अब यहाँ इस चिड़िया घर में कोई गड़बड़ करता तो ये उन्हें दंड भी देता, उनका संरक्षक भी है और साथ में उनको दंड भी दे रहा है। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनकी कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे जो है आर्त क्रंदन न करने लगे उन्हें अधर से लटकाई रखता, यानी कि जब तक जो है वो रुदन न करते तो वो जो है यानी उनको दंड देता है ना, लटकाई रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णभेद संस्कार हो जाता, यानी कि उनको जो है कभी कभी वो छेड़ भी देता था। ठीक है, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते, यानी कि फिर से वो जो है बिल्कुल सब जो है सही ढंग से वो रहते थे, यानी कि एक बार अगर उसने अपनी चोंच से इनको मार दिया तो फिर जो है वो कभी दोबारा उसे क्रोधित होने का अवसर न देते, यानी कि दोबारा वो गुस्ताखियां नहीं करते, शैतानियां नहीं करते। अब देखिए दंड विधान के समान कि उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वो दंड भी देता था लेकिन वो उनसे प्रेम भी करता था। वो साधारण नहीं था, वो सब चीजें असाधारण थी। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआल सा खेलते रहते थे। तो उन सबके साथ जो है वो मात्र दंड नहीं देता था बल्कि उनके साथ वो खेल भी खेला करता था।
अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब क्या हुआ, उस चिड़िया के घर के अंदर एक सांप जो है अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। जैसे ही सांप अंदर आया तो वहां के जितने भी जीव जंतु थे वो सब जो हैं इधर उधर छिप कर गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की जकड़ में आ गया। अब जैसे ही सांप जो है उस चिड़ियाघर के अंदर आया तो सब जीव जंतु भाग भाग कर इधर उधर छिप गए। एक खरगोश शिशु यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो है खरगोश का, वो उस सांप की जकड़ में आ गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। चिड़ियाघर के जो अन्य जीव जंतु हैं वो तो भाग रहे हैं, देखिए यहाँ खरगोश, ये जो कुछ चिड़ियाएं हैं वो भाग रही हैं, लेकिन एक खरगोश के बच्चे को इस सांप ने जकड़ लिया। ठीक है, अन्य जो जीव जंतु थे वो तो इधर उधर भाग गए। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, मानो अभी ये सांप जो है इस खरगोश के बच्चे को निगल लेगा। तो इसने जो है इसका पिछला हिस्सा अपने मुंह में डाल दिया। किसने? इस सांप ने पिछला हिस्सा शरीर जो है मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। अब क्योंकि सांप ने उसे पीछे से दबा लिया था और शेष जो है उसका जो शरीर इतना जो है कमजोर था, बच्चा था, बिल्कुल शिशु था, वो ची ची का स्वर भी इतनी तीव्र नहीं निकाल सकता था कि किसी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों से उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। तो नीलकंठ जो है में एक प्रकार की जो है उसे आभास हुआ, उसके चौकन्ने जो कान थे उन्होंने सुन लिए, उसने सुन लिया इस खरगोश के बच्चे की चींची, उसे सुनाई दिया, स्पष्ट रूप से उसे सुनाई दिया। और नीलकंठ दूर ऊपर झोले में वो सो रहा था, लेकिन उसने जो है उसकी मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से यानी कि जल्दी से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो नीलकंठ इतना समझदार था कि उसने इस सांप के चोंच यहाँ फन पर चोंच नहीं मारी, क्योंकि अगर वो फन पर जो है चोंच मारता तो वो चोंच किस पर लगती? इस खरगोश के बच्चे पर भी लगती। तो यहाँ पर महादेवी जी क्या कह रही हैं कि संभवतः उसकी जो समझ थी उसने उसके फन पर जो है अपना चोंच नहीं मारा, बल्कि उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। उसने जहां से फन से जो है उस खरगोश के बच्चे को पकड़ा हुआ था वहां से उसे पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया तो आ गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब जो है उस सांप की पकड़ जैसे ही ढीली हुई तो वो खरगोश का जो बच्चा था वो उसके मुख से तो बाहर निकल गया, लेकिन निश्चेष्ट होकर वो जो है अब होश में नहीं रहा, तो वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, जो राधा थी मोरनी, तो उसे लगा नहीं कि अब जो है मुझे नीलकंठ की सहायता करनी चाहिए, तो उसने जो है आवश्यकता ही नहीं समझी, परंतु अपने मंद कैका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबकी ओर प्रसारित कर दी। तो फिर उसने आवाज की, ऐसी आवाज की कि यहाँ पर कुछ जो है असामान्य हो गया है। ठीक है, माली पहुंचा। अब जब पशु पक्षी इस प्रकार की आवाज करते हैं तो वहां के जो माली होते हैं या मालिक होते हैं वो देखने आते हैं कि भाई क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो राधा ने भी जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, वहां ऐसी जो है अपनी आवाज से जो है सबको सूचित किया कि यहाँ पर कुछ असामान्य घटना हो रही है। तो अब माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था,
अब यहाँ महादेवी जी क्या कह रही हैं कि हम भी पहुंचे, लेकिन तब तक नीलकंठ ने उस सांप के 2 खंड कर दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे। तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। अब नीलकंठ बस इतना ही नहीं, बल्कि उसने वो पूरे रात भर उस खरगोश के बच्चे के पास रहा, उसने उसे गर्मी दी। ठीक है। अब कहते हैं कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? क्योंकि मोर में जो है इस तरह की विशेषता को देख तक के जो है यहाँ महादेवी जी क्या कह रही हैं कि कार्तिकेय ने जो है अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को शायद इसीलिए चुना होगा। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यानी कि नीलकंठ को देख करके महादेवी जी को ये महसूस हुआ कि जो एक मोर है उसमें कितने गुण हैं। उसके स्वभाव को देख करके, उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर, एक तो वो दिखने में बड़ा सुंदर है, ठीक है, अन्य हिंसक जो पशु हैं उनसे वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो दूसरा उसका जो स्वभाव है उसमें दया भी है, उसमें संरक्षण करने का भी भाव है। इस प्रकार की जो है वो वहां पर सबके लिए जो है दंड का भी वो विधान रखता है, उन सबकी जो है वो देखरेख करता है उस चिड़ियाघर के अंदर। साथ में सांप को दंड देने के बाद जो है उस खरगोश के बच्चे की जो है वो देखरेख करता है। तो कहते हैं यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। तो क्या कहती हैं, मयूर कला प्रिय, कला में निपुण है। मोर का नाचना सभी जानते हैं, बहुत सुंदर नाचता है। एक वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, वो सिर्फ हिंसक नहीं है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसी वजह से, क्योंकि वो सिर्फ हिंसक नहीं है, वो जो है बाज, चील इनकी श्रेणियों में उसे नहीं रखा गया है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अब देखिए, बाज, चील जो पक्षी हैं वो हैं तो मोर के जैसे ही हैं, बड़े पक्षी हैं, लेकिन वो हिंसक हैं, वो क्रूर हैं, उनका कर्म जो है सिर्फ और सिर्फ क्रूर है। लेकिन मोर, यहाँ नीलकंठ को देख करके लेखिका को ये समझ में आया कि जो मोर है उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल इन पक्षियों से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ एक और जो चील, बाज हैं वो क्या करते हैं, वो क्रूरता दिखाते हैं, वहीं इस नीलकंठ में जो है कई जो है ऐसे गुण थे जो इन पक्षियों से बिल्कुल अलग हैं। और शायद हम इंसानों में भी अब इस तरह के गुण बचे नहीं हैं, क्योंकि इंसान में भी अब इंसानियत नहीं बची, मानव में मानवता गुण नहीं बचा। पशु पक्षियों में जो है इस तरह के गुण देख करके जो है बड़ा आश्चर्य भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेखिका ने कहा कि वो जो है बिल्कुल जो है उन पक्षियों से इसलिए बिल्कुल भिन्न है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, यानी कि जो एक पक्षी में होता है, एक मोर में होता है, वो विशेषताएं तो थी ही थी, बल्कि उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण यानी कि जो मानव में जो भाव होते हैं, जो दया भाव होता है, जो एक संरक्षण का भाव होता है, वो भी उसमें आ गया था, ठीक है। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य शम पर जो है ठहर ठहर कर जाता था। यानी कि जिस प्रकार से मोर नाचते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो मोर नाचना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आसमान में बादल छाते हैं मोर नाचना। तो देखिए उसमें अपनी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, साथ में उसमें मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में, यानी कि जब आसमान में बादल छाते हैं, उस सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे जो पंख थे उसको वो मंडलाकार, गोलाकार बना करके क्या करता था, वह नाचता था। और तब उस नृत्य के एक सहजात लय ताल रहता था, यानी कि एक लय में, एक सहजात ताल में जो है वो नृत्य करता था। आगे पीछे किस प्रकार से, दाएं बाएं क्रम से घूमकर एक वह किसी अलक्ष्य सम पर जो है ठहर ठहर जाता था। इस प्रकार के गुण जो है जो एक मोर में होते हैं, वो उसका जाति गुण तो जो जातिगत जो विशेषताएं थी वो तो थी ही, साथ में उसमें मानवीकरण भी था।
तो यहाँ पर नीलकंठ की विशेषताएं बताई। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि नीलकंठ मोर था जिसे महादेवी ब्रह्म, अब ये बड़ा हो गया था, बड़ा ही और इसने पूरे चिड़ियाघर का संरक्षक और यहाँ का सेना। तो आपने देखा आज की क्लास में कि किस तरह से एक सांप ने जब एक खरगोश के बच्चे को निगल लिया था, नीलकंठ सांप के 2 खंड कर दिए, साथ में जो एक मानवीय गुण। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।